बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो भैया उम्मीद है सारे कुड़ियां दे मुंडे ठीक होगे तुसी। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर पहले के जो चैप्टर्स होते हैं वो तो बहुत सारे टीचर्स ने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, बट जो एंड वाले चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस नहीं हैं यूट्यूब पे ज़्यादा अवेलेबल। सो मेहरबानी करो तुसी भी एंड वाले चैप्टरां दी वीडियो अपलोड कर दो। तो हमने फिर स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। तो इस चैप्टर के भी आपको आने वाले डेज़ में रेगुलरली लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। सो करते हैं जी स्टार्ट आज का लेक्चर। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि एक केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, जिस प्रोसेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जिनको आप रिएक्टेंट्स बोलते हैं आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नोन एज प्रोडक्ट्स। जो बेसिकली एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं जिनको आप प्रोडक्ट्स बोलते हैं। दोबारा से समझ लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मीन्स के एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके सामने मैंने ये एक केमिकल इक्वेशन राइट की फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा है, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बन रहा है जो कि बेसिकली वाटर है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन की आपको समझ आ गई होगी। तो भाई अब हम आगे डिफ़ाइन कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स को, जो कि बेसिकली आपके चैप्टर का नाम है। सो इसको कैसे आप डिफ़ाइन करते हो? सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है इसकी वो भी हम देखेंगे, और जो आपकी बुक में डिफ़ाइन किया गया है जिस तरह से, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ फास्ट केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें बेसिकली ना हम लोग ये देख रहे होते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितनी स्पीड से अकर हो रहे हैं। और आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलकर रिएक्ट करके, जो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं जिनको आप प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो थी सिंपल डेफिनेशन ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कि केमिकल काइनेटिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बेसिकली, ठीक है, कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी स्पीड से अकर हो रहा है, ठीक हो गया। या आप कैसे डिफाइन करते हैं कि जी द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के रेट्स, अब रेट का मतलब भी यहाँ पे स्पीड ही लोगे।
mechanisms and the factors that affect the rate of chemical reaction is known as kinetics or simply chemical kinetics. कैसे डिफाइन कर रहे हो कि केमिकल रिएक्शंस के रेट को स्टडी करते हो आप, मैकेनिज्म के एक केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह से अक्कर हो रहा है, एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं. सो इन सब चीज़ों को आप स्टडी करते हो किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में. सो इस तरह से आप कुछ डिफाइन कर लेते हो केमिकल काइनेटिक्स को. अच्छा जी, तो अभी ही केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन में एक टर्म यूज़ हुई जो कि रेट की टर्म है. अब रेट का जैसे मैंने आपको बताया है कि रेट का क्या मतलब होता है, स्पीड, कि किस स्पीड से एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग रेट को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं और थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको ताकि तुहानू समझ आ जाए चंगी तरह. सो रिएक्शन रेट या रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि द स्पीड एट विच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, के एक केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है. सो वो बेसिकली क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट होता है. ठीक है. सो ये मैं आपको ना बड़े ही सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशंस में समझाता हूँ और ये आप याद कर लिया करें तो पूरे मार्क्स आ जाते हैं आपके. ऐसा नहीं होगा कि मतलब अगर आपकी बुक में कोई डेफिनेशन मुश्किल अंदाज में लिखी हुई है और आप ये वाली लिख दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. ये आसान वर्डिंग में आपको डेफिनेशंस बताने का, समझाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आपको चीज़ क्लियर हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए, आपको समझ आ जाए अच्छे से. ठीक है. सो रेट की समझ आ गई. अब देखो यहाँ पे आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें आपको एक्स एक्सिस पे टाइम नज़र आ रहा है और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन नज़र आ रही है. कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस. ठीक है. सो स्टार्ट में देखो, जब आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता तो रिएक्टेंट्स होते हैं सारे के सारे आपके पास. ये जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है. ठीक है. और स्टार्ट में प्रोडक्ट्स आपके पास ज़ीरो होते हैं क्योंकि अभी तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ. ठीक है. तो ये वाला जो ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, बी ग्राफ जो है, ये प्रोडक्ट्स का ग्राफ है. ठीक है. और ए वाला रिएक्टेंट्स का है. सो जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है आप देख रहे हो रिएक्टेंट्स का ग्राफ नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है. मतलब कि रिएक्टेंट्स कंज्यूम होना स्टार्ट हो गए, कम हो रहे हैं. क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि भाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट्स का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. ठीक हो गया. सो इसी तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसका आपने ये ग्राफ देखा, अब इस ग्राफ को ना रीड करके बेसिकली आप किसी भी रिएक्शन का रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं. अगर प्रॉपर वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई एक्सिस पे तो आपको रेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप. ठीक है. जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको. जैसे देखो रिएक्टेंट्स का ग्राफ यहाँ से लेकर ना आप देखो यहाँ तक. ठीक है. तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सी नज़र आ रही है आपको. ठीक है. इसका मतलब है कि तेज़ी के साथ ये रिएक्टेंट का ग्राफ ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाला तो प्रोडक्ट का है, ये वाला प्रोडक्ट्स का ग्राफ है. ठीक है. अब आप देखोगे रिएक्टेंट्स का ग्राफ अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करो, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है. तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो तेज़ी के साथ कंज्यूम हो रहे हैं, कंज्यूम होना स्टार्ट हो गए. ठीक है. तो इस पोर्शन के लिए आप कहोगे कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो ज़्यादा है. ठीक है. स्पीड ज़्यादा है रिएक्शन की. जबकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ से लेकर आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया. क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है. ठीक है. सो इस तरह से बेसिकली आप रीड करते हो रेट ऑफ द रिएक्शन थ्रू ग्राफ. ठीक है. सो होपफुली क्लियर हो गया होगा ये. अच्छा, अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट रेट्स पे अक्कर हो रहे होते हैं. ठीक है. एक तो ये बात बता दूं आपको कि केमिकल रिएक्शंस आर डायनामिक प्रोसेसेस, वो चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं.
ठीक है। या अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाए तो उसमें प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट भी बन रहे होते हैं। डायनामिक की टर्म उस वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही होती है, ठीक है, मोशन की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस बेसिकली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा होता है, मैटर एंड एनर्जी चेंज कंटिन्यूसली। मैटर और एनर्जी कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। मतलब पुराने सब्सटेंसेस जिनको आप रिएक्टेंट्स बोलते हो वो टूट रहे होते हैं और नए सब्सटेंसेस जिनको आप प्रोडक्ट्स बोलते हो वो बन रहे होते हैं। इस दौरान मैटर के अंदर तो चेंज आ ही रही है, ठीक है। मैटर का आपको पता है क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ मैस होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली एनर्जी भी चेंज हो रही होती है, डिपेंड करता है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक हो गया। सो केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा होता है, मैटर और एनर्जी चेंज हो रहे होते हैं। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं अक्कर एट ए वैरायटी ऑफ रेट्स फ्रॉम वेरी रैपिड टू वेरी स्लो। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि बहुत तेज़ी के साथ अक्कर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो मॉडरेटली अक्कर होते हैं, मतलब ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्लो हो रहे होते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत स्लो अक्कर होते हैं, ठीक हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं उन केमिकल रिएक्शंस की जो कि बहुत स्लो अक्कर होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कंप्लीट होने के लिए। फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की टर्म आपने बायो में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई होगी, यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फर्मेंटेशन को डिफ़ाइन करते हैं कि फर्मेंटेशन होता क्या है। Fermentation is the process in which a substance breaks down into a simpler substances. ये मैंने आपके सामने ना एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी में होता है, जैसे यीस्ट या बैक्टीरिया, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया यूजुअली प्ले ए रोल इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्रिएटिंग बियर, वाइन, ब्रेड, योगर्ट एंड अदर फूड्स। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसके रिजल्ट में आप कुछ फूड्स या कुछ ड्रिंक्स वगैरह आप बनाते हो, ठीक है, प्रिपेयर करते हो। सो इसमें बेसिकली किसका रोल होता है, यीस्ट और बैक्टीरियाज का रोल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बियर, वाइन, शराब वगैरह बनाते हो, ब्रेड, डबल रोटी बनाते हो, योगर्ट, दही बनाते हो, और भी बहुत सारी फूड्स हैं, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली यीस्ट और बैक्टीरिया की मौजूदगी में आप बनाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, बियर या वाइन ये शराब होती है बेसिकली। बियर जो बनती है ना वो बनती है बेसिकली ग्रेन्स से, बीजों से ना, जिनको हम बीज बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, उनके ज़रिए बनती है। जबकि वाइन की अगर हम बात करें, वाइन जो है वो बेसिकली फ्रूट्स से बनती है, ठीक है, जैसा कि ग्रेप्स। सो ये छोटा सा डिफरेंस होता है बियर और वाइन में। होती दोनों शराब है, ठीक है, दोनों नू पी के टुन होता है बंदा। सो फर्मेंटेशन का आपको समझ आ गया होगा। सो ये जो प्रोसेस है बेसिकली फर्मेंटेशन का, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, कुछ दिन लग जाते हैं इसको, ठीक है, अक्कर होने में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं है बट स्लो है, इसको आप डाइजेशन बोलते हो, ठीक है, हज़म होने का जो प्रोसेस है, फूड के हाजमे का जो प्रोसेस है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सब्सटेंसेस द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। अब फूड की ब्रेकिंग डाउन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है,
उसको आप क्या बोलते हो? डाइजेशन बोलते हो। अब फूड की ब्रेकिंग डाउन के रिजल्ट में जो आपको एनर्जी मिलती है, या आपके टिश्यू ग्रोथ होते हैं, या आपके टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, ठीक है। सो ये काम हो रहा होता है डाइजेशन के प्रोसेस में। अब ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ये मैंने बताया आपको कि बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, बट कंपैरेटिवली अदर केमिकल रिएक्शंस ये थोड़ा स्लो होता है। जैसे द डाइजेशन ऑफ फूड इन आर टेक्स प्लेस इन 4 to 5 hours ड्यू टू एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये जो डाइजेशन ऑफ फूड का प्रोसेस है ना, ये एंजाइम्स की मौजूदगी में भी तकरीबन 4 से 5 घंटे लगा देता है, ठीक है। अब जैसे देखो, आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में ना कैटलिस्ट्स आप यूज़ करते हो। कैटलिस्ट का क्या काम होता है कि वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, ठीक है, रिएक्शन को तेज़ करवाता है, ठीक है। रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेता, बट वो रिएक्शन की स्पीड तेज़ करता है। इसी तरह से आपकी बॉडी में जो कैटलिस्ट्स मौजूद होते हैं, आप उनको एंजाइम्स बोलते हैं। तो एंजाइम्स की मौजूदगी में जो डाइजेशन ऑफ फूड का प्रोसेस है, वो तकरीबन 4 से 5 घंटे लगाता है। व्हाट इफ़ के अगर ये एंजाइम्स मौजूद ना हो आपकी बॉडी में, ठीक है, तो ये फूड जो है ये 50 साल भी हज़म नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया हुआ यहाँ पे कि इन द एब्सेंस ऑफ दीज एंजाइम्स इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस इन अप्रॉक्सीमेटली 50 years, ठीक है। इनने नहीं हज़म होना पाई फिर। सो ये आपने एग्जांपल्स देख ली उन केमिकल रिएक्शंस की जो बहुत स्लो होते हैं। एक और एग्जांपल आप क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ कर आए हैं, जिसको आप बोलते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन को जंग लगने का जो प्रोसेस है, वो भी मतलब दिन लगा देता है काफ़ी। वो भी एक बहुत स्लो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। सो एनी हाउ, ये 2 एग्जांपल्स आपने देख ली उन केमिकल रिएक्शंस की जो बहुत स्लो अक्कर होते हैं। सो मेरा पुत्र ते पुत्रियों, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फास्ट केमिकल रिएक्शंस की, कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अक्कर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एसिड बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा फास्ट केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है, जिसके रिज़ल्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है, उसको बेसिकली आप क्या बोलते हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। सो कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हेन एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। एसिड बेस का रिएक्शन जिसमें सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, एंड इन्वॉल्व्स द कम्बिनेशन ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस टू जनरेट वाटर। और वाटर कैसे बनता है? H+ आयंस और OH- आयंस मिलकर वाटर बना देते हैं। अब ये H+ आयन कौन प्रोवाइड करता है? ये एसिड प्रोवाइड करता है, जबकि OH- आयन जो है वो बेसिकली बेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो एसिड बेस के केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में वाटर और सॉल्ट बनता है, जिसको बेसिकली आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि HCl है, और इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड और बेस है हमारे पास। इनके रिजल्ट में सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर बनेगा H2O, ठीक है। सो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें मतलब एक न्यूट्रल कंपाउंड बन रहा है, जैसे NaCl है, ठीक है। ना ही ये एसिडिक है, ना ही बेसिक है। सो ये जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है। दीज रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। माइक्रो 10⁻⁶ होता है, ठीक है। तो इतने कम इंटरवल ऑफ टाइम में ये रिएक्शंस अक्कर हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे रिएक्शंस को बेसिकली हम फास्ट केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक हो गया। सो समझ आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे रिएक्शन की जो बेसिकली अक्कर होते हैं एट मॉडरेट स्पीड, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से अक्कर हो रहे होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो अक्कर हो रहे होते हैं।
ठीक है। जैसे हमने देखा कि वो रिएक्शंस जो कि बेसिकली स्लो अकर हो रहे होते हैं वो बहुत डेज लगा देते हैं अकर होने में या कंप्लीट होने में, ठीक है। इसी तरह से वो रिएक्शंस जो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अकर हो रहे होते हैं वो विद इन माइक्रो सेकेंड्स, मतलब बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही कम वक्त में अकर हो जाते हैं। अब एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ऐसे रिएक्शन की। बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन तो नहीं होगा, बट ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि बेसिकली मॉडरेट स्पीड पे अकर होता है, मतलब विद इन सेकेंड्स अकर होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ विद इन माइक्रो या नैनो सेकेंड्स अकर हो जाता है या इसको बहुत डेज लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। सो विद इन सेकेंड्स में ये रिएक्शन जो है वो अकर हो जाता है। अब एग्जाम्पल क्या है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स बेसिकली होता क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द टाइटनिंग, मसल्स का टाइट होना, शॉर्टनिंग छोटा हो जाना और लेंथनिंग बड़ा हो जाना ऑफ मसल्स व्हेन यू डू सम एक्टिविटी। जब भी कोई आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, तो उस एक्टिविटी के रिजल्ट में आपके मसल्स का टाइट होना, शॉर्ट छोटा होना, लेंथनिंग बड़ा होना। सो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको एनिमेशन में नज़र आ रहा है, ये एक आपको आर्म नज़र आ रही है, तो ये डंबल चुक्या हुआ है इन्हें और मूवमेंट हो रही है। अब देखो इस मूवमेंट के दौरान शॉर्टन और यहाँ पे लेंथन्स, यहाँ पे शॉर्ट हो गया मसल, छोटा हो गया, और यहाँ पे बड़ा हो गया मसल, ठीक है। अभी देखो जब तक आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो ये देखो शॉर्टनिंग और लेंथनिंग हो रही है आपके मसल्स की, ठीक है। और ये 1 या 2 सेकंड लगता होगा, ठीक है, डंबल को मतलब यहाँ से यहाँ लेकर आने के लिए, ठीक है, या यहाँ से वापस पीछे की तरफ लेकर जाने के लिए। तो ना ही ये रिएक्शन जो है वो विद इन माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड्स हो रहा है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा डेज या घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो इन सेकंड्स जो है ये रिएक्शन अक्कर हो रहा है, ठीक है। फिजिकल रिएक्शन है बेसिकली, बट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो उस स्पीड पे भी होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ना ही तेज़ होती है स्पीड और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक हो गया। हुण ऐ नहीं कि तुसी ना ये डंबल छड्डो तो ये शॉर्टर ही रहेगा तुहाडा मसल, ठीक है, ये डोला बनिया रहेगा तुहाडा, ये बात नहीं हो रही यहाँ पे जस्ट ये समझा रहा है आपको वो कि जब तक आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो इस तरह से आपके मसल की शॉर्टनिंग और लेंथनिंग होती रहेगी, ठीक है। तो तुसी जदों एक्टिविटी छड्डोगे तो ये डोला भी तुहाडा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे। अच्छा, ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, इट कैन हैपन व्हेन यू होल्ड और पिक अप समथिंग। कब होता है? जब आप कोई चीज़ उठाते हो या पकड़ते हो, और व्हेन यू स्ट्रेच या कोई चीज़ खींचते हो, और एक्सरसाइज विद वेट्स या वेट उठाकर एक्सरसाइज करते हो, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस एनिमेशन में, ठीक है। सो उस दौरान ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का फिनोमेना अक्कर होता है। तो समझ आ गई होगी तुम्हें। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब क्योंकि हमने ना इस केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में ना रेट को बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है, एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है, ठीक है। सो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रेट इन्फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, बड़ी गल है भाई, तुसीं सानूं दस्सिया है। यूज्ड इन द डिडक्शन मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म डिड्यूस करने के लिए, मैकेनिज्म पता लगाने के लिए रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ ऑल केमिकल स्टेप्स विच लीड रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से अक्कर हो रहे होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्लो अक्कर हो रहे होते हैं, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो मॉडरेट स्पीड पे अक्कर हो रहे होते हैं। इसी तरह से एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो मोर देन 1 स्टेप्स पे भी कंसिस्ट करता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हों, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में। सो उन स्टेप्स का बेसिकली आपको तमाम स्टेप्स का रेट पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस का बता सको कि भाई ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है ना,
ये इतने टाइम में अक्कर हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ना, एक केमिकल रिएक्शन है जो कि जिसके 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप अक्कर हो रहा है उसका 25 सेकंड में और दूसरा अक्कर हो रहा है 35 सेकंड में। तो आपको दोनों स्टेप्स का बेसिकली रेट पता होना चाहिए ना, दोनों स्टेप्स का टाइम पता होना चाहिए, दोनों स्टेप्स की स्पीड पता होनी चाहिए, तभी तो आप बताओगे सही से, ठीक है, कि इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, ठीक है, कितनी स्पीड से ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक हो गया। सो ये तो था केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन। सो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिटेल के साथ एक एक चीज़ को बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। होपफुली ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ समझ आंदा रहेगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।